बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं हूं सोबिया खान और आप देख रहे हैं सितारों की दुनिया, देसी टीवी यूएसए और डी टीवी एनएन की नशरियात। जी नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक और बड़ी अहम शख्सियत हैं जो कि हमारे मुल्क में जिनका अभी जो असर रसूख चल रहा है, जो हम कह सकते हैं कि अभी वो हमारे जो है ना करते धरते के वही मालिक हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क उन्हीं के हाथों में है। जी मैं बात कर रही हूँ समीउल्लाह खान बरकी साहब, जो कि रहनुमा नून लीग हैं, हल्का NA 37 से उनका ताल्लुक़ है, जनूबी वज़ीरिस्तान से हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के अगेंस्ट जो है इन्होंने स्टैंड लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समीउल्लाह साहब, खैरियत से? आजकल तो नून लीग की गुड्डी वैसे ही चढ़ी हुई है हम कह सकते हैं कि नून लीग जो है वो काफ़ी अरूज पे है और वो जो है अब जो काम चल रहे हैं उनमें काफ़ी पेश है। बहुत सारी हुकूमतें आई गईं और हुकूमतों में ये भी होता है कि मसाइल भी होते हैं, जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ पर उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। लोग कभी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी उनके हक में हो जाते हैं। तो आजकल क्या सूरत हाल है नून लीग की, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो वाहिद वो जमात है जब भी मुल्क मुश्किलात में जाता है तो उसको निकालने के बाद का जो वाहिद हल होता है वो मुस्लिम लीग नून के पास ही होता है। आप अगर चले जाएँ 2013 में, तो 2013 में आज से बुरे हालात थे। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत ली थी तो इस मुल्क में लोड शेडिंग के हालात क्या थे, दहशतगर्दी के हालात क्या थे, फाइनेंशियली पोजीशंस क्या थी। तो इंतहाई दुनिया कहती थी कि ये मुल्क करप्ट हो जाएगा और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब PMLN ने 2023 में उसकी भागदौड़ संभाली तो 2018 में इस मुल्क का रुख बदल गया था। इसका रुख, इसमें दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो गए थे, इसमें CPEC स्टार्ट हो गई थी, इसमें कराची के हालात बेहतर हो गए थे। ये मुल्क एक पटरी पर रवाना हो गया था। फिर बदकिस्मती से 2018 में एक ऐसी हुकूमत आई जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में या पाकिस्तान का एक सियाह बाप की हैसियत रखता है। तो उन्होंने 3-3.5 साल में इस मुल्क का पट्टा बिठा दिया और बेड़ा गर्क कर दिया। तो फिर उस बेड़ा गर्क करने की जो ज़िम्मेदारान है, मतलब वो दस्तबरदार हुए और उनको इस मुल्क के अवाम ने और इस ऐवानों से उनको ख़ुद ही भागना पड़ा और PMLN के पास दोबारा भागदौड़ आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह PMLN पूरा अज़म भी है और मुश्किलात हैं। इस वक्त बहुत महंगाई है, इस वक्त बहुत ऐसी इश्यूज़ हैं, लेकिन बात यह है कि ये किसकी सबब है, किसकी वजह से, जिनकी वजह से है वो सारे अवाम को भी पता है, सारी चीज़ों को भी पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे पुरअज़म भी हैं कि आने वाले चंद ही दिनों में हम इन तमाम चीज़ों पे काबू पा लेंगे और मुल्क को दोबारा एक सही सिमत पे हमने रवाना कर दिया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, मुल्क को एक रुख पे लगा दिया। महंगाई को भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। महंगाई से जल्द ही निपटा जाएगा। कब तक निपटा जाएगा? जब गरीब खून के आंसू, वो भी तो हम देख रहे हैं, बहुत सारी सुसाइड्स हो चुकी हैं, बहुत सारी लोग जो हैं परेशान हैं सूरत हाल से। आटे के लिए लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। इकोनॉमिकली हम लोग बहुत क्राइसिस का शिकार है। डॉलर का रेट आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सारी सूरत हाल आप कब तक इसको जो है वो समेट सकेंगे, कब तक इस पे काबू पा सकेंगे? क्योंकि जहाँ पर आप देखें कोविड आया था तो उस वक्त PTI की हुकूमत आ गई थी। PTI की हुकूमत उन सारे मसाइल से भी लड़ रही थी और वो हम ये भी जानते हैं कि कहाँ उनकी गलतियाँ थी, कहाँ उनकी जो है कारकर्दगी थी। उसके बाद वो चली गई, आप आए तो हम लोगों ने आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि चलें आप कुछ बेहतर करेंगे, तो आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी तक हालात वैसे के वैसे ही हैं। तो हालात कैसे निपटे जाएंगे, सिमटे जाएंगे? देखिए, हालात तो सिमटने के लिए ही तो ये रुख पे इस हुकूमत ने वो स्टेप्स लिए जो पिछली हुकूमतें नहीं ले सकी। लेकिन बात उसमें यह है कि इस मुल्क को डिस्टर्ब करने के लिए PTI ने कोई एक भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी, उसकी हुकूमत ने कोई एक कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें इस मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेला ना जाए। मिसाल के तौर पे इनको क्या ज़रूरत थी कि ये पंजाब की हुकूमत ख़त्म करें, इनको क्या ज़रूरत थी कि ये KPK की हुकूमत ख़त्म करें। जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हैं तो आप एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आप उन अनासर का साथ देते हैं जो अनासर इस
जो ममालिक या जो कुव्वतें जो चाहती हैं कि ये मुल्क डिस्टर्बिंग में रहे तो उसी डिस्टर्बिंग का वो हिस्सा बने, तो उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए। उससे लाजमी बात है आपका इंटरनेशनली मार्केट में फ़र्क आ जाता है। इंटरनेशनली दुनिया आपके साथ जो आपका डॉलर का रेट होता है, जो आपकी इकॉनमी का जो होता है, उस पर डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है, ये नहीं। लेकिन आवाम को भी ये समझ आ गई है कि ये लोग जो हैं ये मुल्क के मुखलिस नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, ये चाहते हैं कि ये मुल्क डिस्टर्बिंग की तरफ जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हम पुरअज़म भी हैं और हम एक वो बोल्ड स्टेप्स हमने ले लिए हैं कि आने वाले चंद ही दिनों में ये मुल्क एक सही सिमत पे दोबारा रवाना हो जाएगा। मुल्क सही सिमत पे रवाना होगा। हम लोग भी मुंतज़िर हैं कि कोई सिमत नज़र आ जाए। अभी तक तो सिमत कोई नज़र नहीं आ रही। सुना गया था कि IMF से अब इनके जो है वो मसाइल जो है वो डिस्कस होंगे, वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे सारे इश्यूज़ जो है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई हल का अभी तक पता नहीं चल सका। हम लोग सैलाब की एक सूरत हाल में आ गए। हम मानते हैं PTI जब थी तो तब एक कोविड की सिचुएशन थी, फिर जब नून लीग ने दोबारा इधर स्टैंड लिया तो उधर आ गई आपके सैलाब आ गया। ठीक है जी, तो ये तो कुदरती आफात हैं, इनसे तो एक आप ये कह सकते हैं ना कि ये तो आ जाती हैं, तो अल्लाह की तरफ से हैं। तो हम इनसे निमटने के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, वो सारी सूरत हाल हम उसके बारे में आप लोग बेहतर समझते होंगे कि क्या ऐसी स्टेप्स लेने चाहिए कि जो मुल्क को है दोबारा से उस मुकाम पर खड़ा किया जाए कि वो कामयाबी की तरफ हो, या फिर वो जो है थोड़ा अपने हालात पे कंट्रोल पास के। अभी आप यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं समीउल्लाह खान बरकी साहब से। हम बात कर रहे थे क्योंकि ये रहनुमा नून लीग हैं और नून लीग के हवाले से ये हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल अभी है और कैसे निपटा जाएगा। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कैसे निपटा जाएगा, बस ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम निपट लेंगे इनसे। तो ये नहीं बता रहे कि कैसे निपटा जाएगा। डॉलर का रेट जो इतना ऊपर जा चुका है, इकोनॉमिकली जो इतने हालात हमारे ख़राब हो चुके हैं, हम जो देख रहे हैं टैक्सेस हर चीज़ पर इतने लग गए हैं, रोटी इतनी महंगी हो गई है, 25 रुपए की आपको रोटी मिलती है अब, जो कि आपको पहले बहुत कम पैसों पे मिल जाया करती थी, 25 रुपए का अंडा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी महंगाई आप लोगों ने कर दी है या हो गई है। तो इस सूरत हाल में एक गरीब बंदा कैसे वेट करे कि अच्छा टाइम भी आएगा, कब आएगा, क्योंकि वो तो अपना खून पसीना एक कर दिया है और तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं, टाइम पर मिलती नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, उनको इतने मसाइल दरपेश होते हैं, इन सब से कैसे निपटा जाएगा? देखें, पाकिस्तान में की वाहिद जो, अगर आप किसी भी मुल्क की तरक्की को देखते हैं तो उसके मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है। जब मेगा प्रोजेक्ट चलते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रोज़गार भी होता है, उससे निज़ाम सिलसिला होता है। पिछले 4 सालों में PTI हुकूमत में कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। मतलब कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि वो दिखा दे कि हमने इन 4 सालों में ये काम किया। हमने जब यहाँ पे इस मुल्क को की भागदौड़ दोबारा संभाली, इसमें जो सबसे बड़ा हमने एक स्टेप लिया है, जो आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो लोगों को तक उसकी समझ आएगी। हमने उसी CPEC को दोबारा रीप्लान क्या किया। CPEC का विजन 2030 जो था वो हम 2023 में ले आए। 2023 में उसका 30 का विजन क्या था? 30 का विजन ये था कि अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिंग, ईरान के साथ कनेक्टिंग, इंडिया के साथ कनेक्टिंग, CPEC को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर देना। हमने क्या किया, हम उस विजन को ले आए 2023 में। आने वाले दिनों में चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। जब CPEC शुरू हो जाएगा, इसी तरह दूसरे ममालिक से जो CPEC में शामिल हो रहे हैं, जब ये चलेगा तो इसके चलने से ऑटोमेटिकली आपका रोज़गार बेहतर हो जाएगा, आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, आपके मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक रुख बदल जाएगा। यही काम ये 4 सालों में अगर ये करते तो आज इस मुल्क का रुख कहीं और होता, हम कहीं बेहतरी की तरफ गए होते। लेकिन चूंकि इन 4 साल इन्होंने ज़ाया कर दिया, तो इंशाल्लाह अभी हमने वो चीज़ें दोबारा प्लान करके, और इंशाल्लाह 4 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए। वो कहते इतने अरसे से ये लोग बैठे हुए थे, इन्होंने क्या किया? ठीक है, काम तो मतलब ये है कि उनको सिर्फ 4 साल मिले। वो कहते हैं हम 4 साल में क्या करके परफॉर्म कर सकते थे? जो इतने अरसे से बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो क्या कर रही थी? वो इस प्रोसेस में क्या कर रही थी? मुल्क के लिए क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आइंदा आने वाले वक्तों के लिए उनके लिए कारआमद साबित हो सकते थे? ये मसाइल आप जो आपकी अपोजिशन होती हैं या आप लोग होते हैं, आपस में ही आप लोग उलझते रहते हैं, आवाम की कोई नहीं सुनता ना सोचता है। एक गरीब इंसान जो कि उसके लिए रोटी कमाना इतना मुश्किल हो चुका है कि वो उसको ये तो नहीं पता कि नून लीग क्या कह रही है, PTI क्या कह रही है, फलानी क्या कह रही है।
वो बेचारा जो अच्छा बोल रहा होता है उसको वोट दे देता है, फिर उसको देखता है कुछ अरसे बाद जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो कहता है कि ये तो हमने गलत किया वोट देकर। तो ये गलतियां तो चल रही हैं। आप अभी ये सारा ब्लेम डाल रहे हैं पिछली हुकूमत पे, वो जब आते हैं तो वो पिछली हुकूमत पे, ये कब ख़त्म होगा ये सिलसिला ब्लेमिंग का? देखिए, पाकिस्तान की तारीख को उठा ले, 23 साल इस मुल्क पे फ़ौज ने हुकूमत की, 13 साल इस मुल्क पे पीपल पार्टी ने हुकूमत की, 9 साल इस पे हुकूमत जो इस टेन्योर से पहले PMLN ने की और 4 साल अभी PTI ने की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अगर कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है तो वो उन 9 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टेन्योर में ही हुआ है। आप यहाँ पे CPEC देख ले, आप यहाँ पे मोटरवे देख ले, आप यहाँ पे एयरपोर्ट्स देख ले, यहाँ पे गवादर्स देख ले, यहाँ पे जितने डैम्स की प्लानिंग्स हुई है, कोई एक भी प्रोजेक्ट आप उठा ले, कोई एक भी ऐसी जो इस मुल्क की तरक्की, ये मोबाइल उठा ले, इस मोबाइल को 98 में PMLN ने लॉन्च किया, तो 98 के बाद 3G 4G आप नहीं दे सके। 2013 में जब PMLN हुकूमत आई तो उसने आपको 3G 4G दिया जिसपे आप आज मुनसर करके आपका मुल्क चल रहा है। कहने का मकसद मेरा खाली ये कि इन सब की कारकर्दगी सारी हुकूमती की एक साइड पर रख लें। 9 साल PMLN कारकर्दगी वो हैं जिसने इस मुल्क का रुख तब्दील किया। PTI को वाले दोस्तों को अक्सर हम कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को आप सबसे पहले अपना मेगा प्रोजेक्ट बताते थे ना कि हमने शौकत खानम हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल बनाया है जो दुनिया के, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी तख्ती मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लगी हुई है। उसका भी उसके लिए ज़मीन भी मियाँ नवाज शरीफ ने दी और उसके दौर में वो अस्पताल भी बना। तो पाकिस्तान में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट उठा ले कि किसी और हुकूमत किसी और दौर में बना हुआ, जितने भी इस मुल्क के रुख के बदली प्रोजेक्ट्स हैं या इस मुल्क की तरक्की में जो मुनसर रखते हैं तो वो PMLN की हुकूमत में आए। और आज भी हम ये दावे से कहते हैं कि हम वो वाले नहीं हैं कि हम रोएं। हम तो कह रहे हैं कि 4 साल इन्होंने ज़ाया किए, लेकिन हम तो ज़ाया नहीं कर रहे, हमने तो फ़ौरन वो स्टेप्स लिए हैं। आज महंगाई हुई है लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, उसे पिछली ये 4 साल की पॉलिसी ने उसकी गड़बड़ की। अगर वो 4 साल बेहतर काम करते तो आज ये दिन ना होता। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हमने रुख लगा दिया। आने वाले चंद दिनों में इन सारी चीज़ों पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इस पे काबू डालें। लेकिन उन्होंने तो इस मुल्क को पसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर कैसे? पहले का नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया, चीफ मान लिया, फिर उन्होंने कहा जिन पंजाब हुकूमत से हम इस्तीफ़ा दे दिया, फिर कहते हम KP से इस्तीफ़ा देते। मतलब वो भाग गए। वो भागे क्यों भागे? क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। अगर वो इस मुल्क के साथ मुखलिस होते तो इन असम्बलियों में बैठ के अपने अपोजिशन का किरदार अदा करते और इस मुल्क की तरक्की में अपने बागडोर में अपना किरदार अदा करते। जब इलेक्शन का टाइम आता अवाम के पास जाते, अवाम फैसला करती कि किसकी कारकर्दगी बेहतर थी, किसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। भागते तो ना, वो तो भाग गए। अच्छा चले हम मान लेते हैं कि PTI की हुकूमत कहती है कि जी हमारे टाइम पे कोरोना आ गया था, हम कुछ नहीं कर सके। आप लोगों का हम मानते हैं कि आप लोग उससे पहले अच्छा काम कर रहे थे, तो चलें ये सारे हालात बन गए, अब हो गया जो होना था, अब आप लोग आ चुके हैं। अब पिछले टाइम को, पास्ट के ऊपर हम बात नहीं कर सकते कि ये हुआ था वो हुआ था। अब हमें आगे का देखना है कि आगे हमने क्या करना है। तो आगे जो सूरत हाल है वो मुश्किल तो है लेकिन उससे निमटना भी है, और कैसे निमटेंगे ये हुकूमत को भी पता है, हमारी फ़ौज को भी पता है और हमारी आवाम को भी पता है। हमारी आवाम जो है इसको फेस करेगी और बाकी जो है हमारे जो ऊपर आला अफसरान बैठे हैं हुकूमत में, चाहे वो फ़ौज में, वो सब देख रहे हैं और वो इनसे निमटने की तदाबीर इख्तियार करेंगे। अभी मुझे ये बताइएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो भी कुछ मसाइल दरपेश रहे हैं हमारे मुल्क में, और अब क्या ये सिलसिला खोल दिया गया है या अभी भी ये इस पर काबू पाया हुआ है? देखिए ये इशू था, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब इसमें मतलब जिस तरह का इम्पोर्ट पॉलिसी जो इन्होंने पिछली हुकूमत ने बनाई थी वो पॉलिसी में बहुत सी ऐसी नाकामियाँ थी कि जिसकी वजह से मुल्क का एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। लेकिन इसी तरह हमारी मुल्क की भी ख्वाहिश भी यही है, प्लानिंग भी यही है, और ये मुल्क तरक्की भी तब करेगा कि अगर हम इम्पोर्ट को कम करें, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हमारे मुल्क के अपने प्रोडक्ट्स को जब तक हम आगे प्रमोट नहीं करेंगे, अगर बाहर से सारी चीज़ें आएंगी तो लाजमी बात है उसे हमारा वो एक बैलेंस बराबर नहीं होगा। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, उसके देखिए वो पॉलिसी ऐसी है। अगर आप खुद चीज़ें जनरेट करेंगे तो वो आपके मुल्क को फ़ायदा देंगे। अगर आप सारी चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे तो आपके मुल्क में लोग क्या करेंगे, आपके मुल्क कैसे चलेगा, उसमें चीज़ें। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क पे काम हो भी रहा है।
इसहाक डार साहब उस पर बड़ी क्विक और डेली के बेसिस पे उस पर बाकायदा काम भी कर रहे हैं। उस पर इसहाक डार साहब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम डॉलर का रेट यहाँ से यहाँ कर देंगे, और यहाँ से यहाँ करने के बजाय वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। नहीं, वो बिल्कुल जा रहा है, लेकिन उसमें यह ना कि ये जो सियासी जब गड़बड़ होती है ना, तो उससे इंटरनेशनली मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो इनकी वजह से था। अब इंशाल्लाह दिनों में देखें आगे, अब देखते जाएं। चले जी, समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि दिनों में हम देखेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह हमारी तदाबीर भी हमारे लिए इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, और हम देख रहे हैं कि आगे वक्त में होता क्या है। अच्छा, आप जनूबी वज़ीरिस्तान से हैं, तो मुझे ये बताइएगा, जनूबी वज़ीरिस्तान में आप खड़े हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे के अगेंस्ट, तो आप उसके बारे में बताइएगा, वज़ीरिस्तान के क्या मसाइल? देखिए, लोगों के तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। मेरा हल्का ज़िला टांग है, जहाँ से मौलाना असल महमूद साहब वहाँ से मैंने है। मेरे ज़िले की बदकिस्मती यह है कि मतलब वहाँ से डायरेक्ट जब भी हुकूमत में कोई नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में पहुँचा है, तो वो मौलाना या उसकी शक्ल में या उसकी पार्टी में से कोई बंदा पहुँचा है। मौजूदा मेरे ज़िले के हालात ये हैं कि 30 साल पहले वहाँ पे पीने का पानी नहीं था, आज भी नहीं है। 30 साल पहले मसाजिद में पानी नहीं था, आज भी नहीं है। 30 साल पहले वहाँ पे सड़कों रोडों का कोई हाल नहीं था, आज भी वो है। मेरे ज़िले को तबाही बर्बादी का जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी है। उन्होंने इस ज़िले की वो तबाही कर दी कि जिसकी कोई तारीख दुनिया में नहीं मिल सकती। मौलाना फजल रहमान साहब एज ए आलिम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मेरे ज़िले की तबाही, मेरे इलाके की तबाही और मेरे इलाके के करप्शन का बेताज बादशाह अगर कहा जाता है, तो वो मौलाना साहब और उनकी जो कंपनी है या उनकी जो टीम है वो है। क्यों? आज उनका बेटा मेरी एज ए सियासी मेरे पार्टी का वो इत्तेहादी है, लेकिन मैं हक़ की बात करूँगा। जिस इलाके को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस इलाके से वो MNA बने हैं, जिस इलाके से मौलाना फजल रहमान साहब को आज दुनिया पहचानते हैं, उस इलाके के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। उस इलाके को अंधेरों में धकेलना, उस इलाकों को महरूम रखना, उस इलाके की तबाही बर्बादी का तमाम तर जो सहरा है वो मौलाना फजल रहमान के ऊपर है। और मौलाना फजल रहमान ने इस इलाके के अवाम कभी भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये इलाके के अवाम कभी भी इनको मतलब इस पे माफ़ी नहीं देंगे, जो बाशऊर लोग हैं। नहीं, मसाइल क्या है वज़ीरिस्तान के, आपने ये बताया, और इनके जब 30 सालों से इतने मसाइल थे, तो आप इतने अरसे में क्यों नहीं उस पर काबू पाया गया? क्यों नहीं उस पर पानी की फ्राहमी की गई, रोड्स को ठीक किया गया? ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, सिर्फ वज़ीरिस्तान में नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी, हम पंजाब में भी इलाके देखते हैं, हम दूसरी जगहों पर भी ऐसे इलाके आजाद देखते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, हमारी आवाम को, जहाँ पर ये मसाइल हैं। तो आपके क्या मंशूर है आगे आने वाले वक्त में? आप वज़ीरिस्तान में अगर खड़े होते हैं 37 में टांक में सॉरी, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, बदकिस्मती खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI की हुकूमत रही। 10 साल की PTI की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत 10 साल रही है। इन तमाम जनूबी अज़ला को, ख़ासकर हमारे टांग को, मतलब इसके लिए किसी किस्म की उन्होंने तवज्जो नहीं दी, किसी किस्म के लिए उन्होंने उस इलाके के लिए काम नहीं किया। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान की तारीख़ 70-75 साल की तारीख़ में ज़िला टांग वो बदकिस्मत ज़िला था कि जिसमें कभी कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं किया था। पहली दफ़ा इस दफ़ा जब ये सैलाब से मुतासिर हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़िला टांग गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आज़म है जो ज़िला टांग और मेरे हलके में मतलब उन्होंने विज़िट किया, और हमारी हुकूमत ने वहाँ पे इस सूरत हाल को, वहाँ पे पहले जो 100 घर बने वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़िला टांग में सैलाब ज़दगान के लिए बनाए। ना कि बनाने के साथ उनको डिलीवर भी की है और उन लोगों के लिए बेहतरी भी की। और इस सैलाब में जितनी भी उस इलाके की बेहतरी के लिए जो किरदार था वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। दूसरी बात ये, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस ज़िले की तरक्की में अभी अहम जो मंसूबे हैं उसमें शामिल किए गए हैं। पिछले दिनों में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान DI खान दौरे पे थे, हमने अभी CPEC से रिलेटेड एक लिंक है जो DI खान से टांग तक है, उसका बाकायदा अखबार में विजिबिलिटी टेंडर्स भी इशू कर दिए हैं। इंडस्ट्री जोन टांग DI खान के लिए, कार्गो एयरपोर्ट जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट होगा, जो कार्गो का होगा, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसका बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका ऐलान भी कर दिया, जो कि ज़िला टांग और DI खान के हदूद में बना जाएगा।
हमने अब तवज्जो दिलवाई है। पहली दफ़ा मौलाना ने 37 सालों में इस इलाके के लिए कभी कोई किरदार नहीं अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो हमने वहाँ पे इस इलाके की महरूमियाँ वज़ीर आज़म तक पहुँचाई भी, बल्कि वज़ीर आज़म ख़ुद गया, उन महरूमियों को देखा भी और उसमें अहम किरदार अदा करने के लिए उन्होंने इक़दामात भी किए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे इस ज़िले की, इस इलाके की बेहतरी में एक अहम रोल अदा कर भी रहा है और आने वाले दिनों में भी अदा करेगा। अच्छा, इलेक्शंस की सूरत हाल का थोड़ा सा बताइएगा कि इलेक्शंस की सूरत हाल क्या है और कहाँ तक पहुँची है? इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जब वक्त पूरा होगा, जब टाइम होगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। आपने पहले भी क्या, इससे पहले भी आप NS-37 से खड़े हुए? मैं 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंने के टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, वो भी इन्हीं के अगेंस्ट था? इसी मौलाना के खिलाफ था। और PTI के कौन से साहब वहाँ से? PTI के भी नुमाइंदे थे। जी जी बिल्कुल सही। PTI के भी थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई हैं और उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया है, चेयरमैन जो कि अपनी पार्टी का है। तो आप क्या समझते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त अगर मैडम मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की आवाम की अगर कोई जिसको कहते हैं ना कि अगर कोई आखिरी उम्मीद है ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मरियम नवाज़ है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की आवाम जो बाशऊर लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की में उनका एक अहम किरदार होगा। क्यों कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो वालिद साहब ने, उसने इस मुल्क को एक रुख पे लगाया और वो भी उसी गाइडलाइन को लेके इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और इस वक्त हमारा 9 तारीख़ को बाकायदा इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन भी है, इसी तरह पेशावर में है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में वो अपने कन्वेंशन कर रही है। और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम लीडिंग की जो जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज़ साहिबा को दी गई है और वो हमारी कायद की बेटी है और हमारी लीडर है और इंशाल्लाह वो इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि उनको दे दिया है चेयरमैन का वो जो है वो कार्ड और वो शहबाज शरीफ को नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह? देखिए, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, सदर है। मरियम नवाज़ साहिबा को ऑर्गेनाइज़र बनाया है पूरे पाकिस्तान के कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करें, आने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करें। तो एक जिम्मेदारी है, बाप ने बेटी को दी है, बेटी ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो इसमें तो कोई भाई जो है वो वज़ीर आज़म है और बस पूरी फैमिली जो है वो इसी काम में लगी है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे कहाँ उनकी फैमिली साथ साथ इन्वॉल्व होती जाएगी। जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते, कोई भी सामने आ जाए उसकी जो इस मुल्क के लिए मुखलिस है, हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं तो वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करें। और ये जो इतने मसाइल का शिकार हो गया है पाकिस्तान, माशी तौर पर भी और दूसरे, वैसे तो ये ग्लोबली है, पूरी दुनिया में ये इस वक्त माशी हालात जो है वो डिस्टर्ब है, लेकिन अब इससे कैसे निपटा जाएगा ये हमारी हुकूमत बेहतर जानती है और आगे से निपटने की सूरत हाल भी जानती होगी। आप देखने वाले नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें समीर साहब? मैं तो यही कहूँगा कि आपको आने वाले इलेक्शंस में इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस मुल्क को तरक्की के लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सके, किसके पास कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक जो इस मुल्क को अंधेरों से निकाला था, एक रुख पे लगाया था। इसी तरह 2022 से लेकर आने वाले इस थोड़े से टीनियर में भी इस मुल्क को उन मसाइल से निकाल दिया, जो एक रुख पे लगा दिया। और आने वाली वक्त में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर मौका दिया जाएगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस मुल्क का रुख बदलेगा और इस मुल्क की तरक्की की कहीं पे भी रुकावट नहीं होगी। जी, थैंक यू सो मच समीउल्लाह साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए। आपसे ज़्यादा बात तो नहीं हम कर सके क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा कम है, मुख्तसर है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे, आपको फिर अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। और हम ये दुआ भी करते हैं कि चलें जौन सी भी हुकूमत आई है, अगर नून लीग है इस वक्त हमारी लीडर, तो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे और इस वक्त हमारी हुकूमत में है, तो हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सके और ताकि हमारा मुल्क भी जो है इन मसाइल से निकल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।